नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फतेहदार बनाना चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम ईवीएस की क्लासेस रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर रहे थे और ईवीएस पढ़ रहे थे। तो आज की ईवीएस की क्लास में हम जो आगे की पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। ईवीएस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 30 मार्क्स की ईवीएस आने वाली है जो एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पढ़ते हैं ईवीएस। ईवीएस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? 1988 में आई थी। ये मतलब डेट है, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट फॉरेस्ट नेशनल पॉलिसी कब आई थी? फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। फॉरेस्ट एक्ट कब पारित किया गया था? 1927 में पारित किया गया था। 1927 में पारित किया गया था। वेटलैंड एरिया मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में वेटलैंड एरिया कितने परसेंट है? तो 6% है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ऐसा संस्थान जो वनों के प्रबंधन के बारे में जानकारी देता है कि वनों का प्रबंधन कैसे करना है। एक पूरा क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर्म किया गया है। तो ऐसा संस्थान कौन सा है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला सबसे पहला देश, मतलब क्लाइमेट के बारे में इमरजेंसी लगाने वाला। जैसे कि आपातकाल क्यों लगाया जाता है ये सब आप जानते हैं। किसी भी चीज के बचाव करने के लिए हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, मतलब पूरा देश रोक लेता है कुछ टाइम के लिए अंदर अपने आप को। जैसे अभी आपातकाल लागू हुआ था। तो आपातकाल इमरजेंसी कैसे क्या है, मतलब जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहला देश है ब्रिटेन। कौन सा देश है? सबसे पहले ब्रिटेन देश ने अपने आप के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। याद रखिए, नेशनल पॉलिसी 1988 में आई थी और फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1927 में आया था। उसके बाद देखिए, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहली बार वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था स्विट्जरलैंड जेनेवा में। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहली बार वैश्विक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? स्विट्जरलैंड में। वायु प्रदूषण और पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहली बार वैश्विक सम्मेलन 1986 में स्विट्जरलैंड में जेनेवा में आयोजित किया गया था। इसका मतलब थीम क्या था? इम्प्रूव आवर एयर क्वालिटी कंबाइनिंग क्लाइमेट चेंज एंड सेविंग लाइफ। इम्प्रूव आवर एयर क्वालिटी कंबाइनिंग क्लाइमेट चेंज एंड सेव आवर लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कहाँ पर? शुरू में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कहाँ पर की गई थी? जैसे पॉलिथीन वगैरह कहाँ पर बैन की गई थी? पांडुचेरी में। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन ये कहाँ पर बैन की गई थी? पुडुचेरी में। सबसे पहले पुडुचेरी में बैन की गई थी। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार 2018-19 के लिए शहर कौन सा चुना गया था? इंदौर सबसे स्वच्छ कैपिटल है, सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ कैपिटल है भोपाल। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों के लिए
स्थायी लक्ष्यों के लिए भारतीय अभिनेत्री ने एक नई अभिवक्ता के रूप में किसको चुना है? दिया मिर्जा को। किसको चुना है? दिया मिर्जा को। ये PYQ है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोवा किस नदी के किनारे पर है? गोवा मांडवी नदी के किनारे पर है। मांडवी नदी के किनारे पर है। यह कर्नाटक के बेलगांव जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 77 किलोमीटर है। इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। लंबाई कितनी है? 77 किलोमीटर है। इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है और ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के बेलगांव से। कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोवा मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 77 किलोमीटर है और इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये उनकी कृषि, सिंचाई वगैरह में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए इसको वहां की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई याद रखना 70 किलोमीटर है और ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है। उसके बाद देखिए, भारत में एल्वंड जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एल्वंड झील यानी कि मीठे पानी की झील। एल्वंड झील यानी कि वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील बांदीपुर जिले में है। इसे सबसे बड़े ताजे पानी की झील भारत में है। ये सबसे बड़े ताजे पानी की झील है वुलर झील। मीठे पानी की झील भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है MP में। बांधवगढ़ कहाँ पर है? MP के उमारिया में है। यहाँ बांध ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 1968 में नेशनल पार्क घोषित हुआ था। 1968 में। 1968 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। देखिए, एल्वंड झील यानी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ यानी कि बांधा जाता है कहाँ? मध्य पर, तो मध्य से बांधा जाता है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी कि बंधा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। उसके बाद देखिए, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं? ओरिएंटल सोर्स, नींद की बीमारी और काला अजहर। ये काला अजहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो काला अजहर है वो किसके कारण होता है? विषाणु है, जीवाणु या प्रोटोजोआ है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है कौन सा? काला अजहर। ओरिएंटल सोर्स भी प्रोटोजोआ से होता है और नींद की बीमारी मतलब नींद कम आना, नींद न आना, ये बीमारियां किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से होती हैं। प्रोटोजोआ से होती हैं। ओरिएंटल सोर्स, नींद की बीमारी और काला अजहर,
एक क्लास में हम सारी बीमारियों को भी कवर करेंगे। अब ये क्वेश्चन आया है, इसको याद रखिए, तब मैं वो टॉपिक करवाऊंगी तो आपसे पूछूंगी जरूर कि ये बीमारी किससे होती है। प्रोटोजोआ से ओरिएंटल सोर्स होता है नींद की बीमारी, और कालाजार होती है। हाथी पांव प्रोटोजोआ से नहीं होता। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता। तो जो हाथी पांव बीमारी है, पैर बिल्कुल सूज जाता है, मोटा हाथी की तरह हो जाता है, तो ये बीमारी प्रोटोजोआ से नहीं होती। ये एक फ्लू होता है, ये मच्छर के काटने से होता है, और ये हमारे लसिका तंत्र, मस्तिष्क के लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए पूर्वी भारत के सुंदरवन। पूर्वी भारत के सुंदरवन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का 4482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। सुंदर वन है जो, उनको मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का 4482 वर्ग किलोमीटर क्या है, वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्र है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का 4482 किलोमीटर, 4482 किलोमीटर जो पारिस्थितिक तंत्र का भाग है, ये मैंग्रोव वन है। मतलब इतने हिस्से पर मैंग्रोव वन यानी कि सुंदरवन फैले हुए हैं। उसके बाद देखिए 33 वनस्पति क्षेत्र की पहचान मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण और संवर्धन द्वारा। 33 वनस्पति क्षेत्र आते हैं, 33 क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। कितने क्षेत्र शामिल हैं? 33 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। उसके बाद देखिए रेडियोधर्मी स्ट्रैंटम 90 से क्या होता है? ईवीएस तो भैया से ही पढ़नी पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट। ये सर टॉपिक ने एक बार उठाया और एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन वाइज ही हम पढ़ रहे हैं। रेडियो धर्मी, क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं। रेडियो धर्मी स्ट्रैंटम 90 ये क्या है और इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? रेडियोधर्मी स्ट्रैंटम 90। देखिए रेडियोधर्मी से पता चल गया होगा कि कोई तरंग की बात कर रहा है, रेज की बात कर रहा है ये। तो रेडियोधर्मी स्ट्रैंटम 90 ये तरंग है, रेज है, इनका हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट है? इससे त्वचा का कैंसर होता है। इससे क्या होता है? इससे त्वचा का कैंसर होता है। त्वचा का कैंसर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नदी है तेल तेल नदी। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तेल सहायक नदी है महानदी की, याद रखना। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी MP से निकलती है, रायपुर के सिवहा से। और इस पर हीराकुंड, तिरकपाड़ा, बैराज बांध महानदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, महानदी के बारे में देखिए। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। और ये महानदी कहाँ से निकलती है? ये MP से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? MP यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है। M से महानदी, M से मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख लीजिए। और इस पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी के किनारे पर है? तो हीराकुंड बांध जो मध्य प्रदेश से नदी बहती है, MP से नदी बहती है, महानदी, उसके किनारे पर है हीराकुंड बांध। नंबर 2 पर है तिरकपाड़ा, तिरकपाड़ा बांध, तिरकपाड़ा बांध। नंबर 3 है बरोज बांध,
बरोज बांध। ये तीनों बांध किस नदी पर हैं? महानदी पर हैं। हीराकुंड, जैसे हीरा महान हीरा है, मतलब बहुत बड़ा सा हीरा है, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन के लिए है। तो हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर है। बरोज बांध, बरोज से भी बड़ा बड़ा सासुर है ना, जैसे हम बोल रहे हैं बरोज बांध, तो ये किस नदी पर है? ये भी महानदी पर है। और एक तिरकपाड़ा, तिरकपाड़ा नाम ही बड़ा है, याद रख लीजिए तिरकपाड़ा, तो ये भी महानदी पर है। तिरकपाड़ा, बरोज, हीराकुंड बांध महानदी पर है। और ये महानदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। इस पर हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा बांध, बरोज बांध स्थित है। और तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ये PYQs हैं जितने भी टेट एग्जाम में आए हुए हैं, ईवीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विश्वनाथ आनंद को। कब? 1999, 1991, 92, सॉरी 1991, 1992 में। और तभी से इसकी शुरुआत हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। देखिए, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? ये सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1991-92 में इसको शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में हुई थी, तभी प्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। ये किसके खिलाड़ी थे? शतरंज के खिलाड़ी थे। जो अब का राजीव गांधी खेल पुरस्कार है वो आपको बताना है कि ये कहाँ हुआ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि अब का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। ये पूरे वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। ये पूरे वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? देखिए, ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से तो बहती है लेकिन भारत से नहीं निकलती है? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत से निकलती है और भारत में 2800 किलोमीटर तक बहती है। मतलब ऐसी कौन सी, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से निकलती है? भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। जो गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी लंबाई भी केवल 2500 किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है। ये भारत से नहीं, तिब्बत के सांगपो से निकलती है और जाकर
कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तिब्बत से निकलती है सांगपो क्षेत्र से और जहाँ कहाँ पर जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और कितना कितना क्षेत्र है इसका? ये 2800 किलोमीटर बहती है और जो गंगा है वो केवल 2500 किलोमीटर बहती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत से निकलने वाली या भारत से बहने वाली, भारत से निकलने वाली तो गंगा है, भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है, और भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तिब्बत से निकलती है, सांगपो क्षेत्र से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है 2800 किलोमीटर का क्षेत्र पार करके। इसको बांग्लादेश में ना जमुना कहा जाता है, लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। जमुना क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह भारत के तमिलनाडु के मन्नार को और बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। नाम है मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर। पाक जलडमरू मध्य। देखिए, ये है हमारा भारत और ये है श्रीलंका, और भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? ये भारत को और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है, और ये भारत के तमिलनाडु के मन्नार को जोड़ता है। मन्नार व बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर कहीं पर मन्नार है, उन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। उन दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, और भारत और श्रीलंका को ये अलग करने का काम करता है। मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर ये पाक जलडमरू मध्य का नाम रखा गया है। किसके नाम पर? रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक जलडमरू मध्य मद्रास के गवर्नर थे जो, उसके नाम पर रखा गया है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत को अलग करता है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार को ये जोड़ता है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बैंकों में पादप जीन पदार्थों के तरल N2 में 196 डिग्री तापमान पर वयस्क तथा विभोजित रूप से सुरक्षित किए जाते हैं। यह विधि कायोपद वेशन कहलाती है। देखिए, जीन बैंकों में जो पादप होते हैं N2 और साथ ही साथ 196 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तब उनको क्या किया जाता है? विभाजित और वयस्क किया जाता है जीनों को, और इस पद्धति को कायोपद वेशन कहा जाता है। जीन बैंकों में उनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको कायोपद वेशन कहा जाता है। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, 50 से 60 किलोमीटर वायुमंडल क्षेत्र में कौन उपस्थित है? तो हमारी ओजोन उपस्थित है। कौन उपस्थित है? ओजोन उपस्थित है।
तो आज के ईवीएस की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनको जो मैंने करवाए हैं क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर है, इनको रिवाइज कीजिए। आपका ईवीएस का काफ़ी हद तक पोर्शन जो है वो शायद कवर हुआ होगा, और मैं जो समझा रही हूँ आप समझ पा रहे होगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।